दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है कृति खरबूजा, और एक महाफ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है घसीटा राम उर्फ राजकुमार यादव। कुछ सालों पहले इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है शादी में जरूर आना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा की वाइफ ने, और जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। कुत्ता भी इसको देखने नहीं गया था। लेकिन इस फिल्म के निर्माताओं को ऐसा यकीन है कि उस वक्त पब्लिक ने गलती कर दी थी, इस फिल्म को नहीं देखा था। तो आने वाले फ्राइडे को इस फिल्म को फिर से थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है, जबकि ये फिल्म OTT पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ये फिल्म टीवी पर भी आ चुकी है। यानी कि जिन्होंने इस फिल्म को देखना था वो देख चुके हैं। लेकिन जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि उनको पूरा यकीन है कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग अपना घर बार मकान दुकान बेच डालेंगे। और मैं गारंटी के साथ ये कहता हूं कि ये फिल्म उस वक्त भी डिसास्टर थी और अब भी डिसास्टर ही होगी। इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, इस फिल्म को राजकुमार यादव का स्टाफ भी नहीं देखने जाएगा, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बॉलीवुड में एक महावाहियात डायरेक्टर है जिसका नाम है रीमा कागटी, लेकिन इसको बहुत ही अच्छी डायरेक्टर माना जाता है। उसकी वजह यह है कि ये बड़े बड़े लोगों में उठती बैठती है। अब जब इसकी दोस्ती फरहान अख्तर से है, जोया अख्तर से है, जावेद अख्तर से है, तो जाहिर सी बात है इसको डायरेक्टर मानने से कौन इनकार कर सकता है। भाई अगर ये उनको जानती है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी डायरेक्टर हो गई है, बात खत्म। इसने अब तक कुछ वाहियात फिल्में बनाई हैं और उन्हीं में से एक फिल्म है आमिर खान की तलाश। बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी भाई साहब, टोटल सरदर्द थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये फरहान अख्तर की दोस्त है, तो अब फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल के लिए इसने एक और फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, और ये लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी। और जिस दिन ये रिलीज हुई थी उस दिन पूरे देश में हंगामा हो गया था, दंगे हो गए थे, क्योंकि इस फिल्म को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, ऐसी फिल्म को भी नहीं देखेंगे तो फिर जिंदगी में क्या फायदा यार। फरहान अख्तर और रीमा का ऐसा मानना था कि ये फिल्म इतनी कमाल की फिल्म है कि ये 500 करोड़ से कम का बॉक्स ऑफिस कर ही नहीं सकती। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई फ्राइडे को, उस दिन इस फिल्म का बिजनेस हुआ 40 लाख। मुझे तो लगता है ये टिकट्स भी फरहान अख्तर ने खुद ही खरीदे थे। दूसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 65 लाख का, और तीसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 45 लाख का। यानी कि इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ है 1.5 CR। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर को शेयर मिलेगा 75 लाख का। और जब ये फिल्म बनी थी उस वक्त जो यूनिट के लिए खाना आया था उस खाने का बिल था 1 CR। यानी कि ये फिल्म बड़ी मुश्किल से वही पैसे रिकवर कर पाएगी जो खाने का बिल गया था। बाकी बनाने के पैसे भी भूल जाइए, प्रमोशन के पैसे भी भूल जाइए। अच्छा, अगर कोई और इस फिल्म को बनाने की बात करता तो फरहान अख्तर ये कहता कि इससे बड़ा पागल कोई नहीं है, इससे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है। इन बॉलीवुड वालों का कमाल है, जो काम ये करते हैं वो कितना ही घटिया हो, वो बहुत ही जबरदस्त काम है। लेकिन जो भी काम बाहर के लोग करते हैं इनके हिसाब से वो उल्लू के पट्टे हैं, उनको कुछ करना नहीं आता। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर फरहान अख्तर और रीमा ने ये फिल्म बनाई थी तो इन दोनों को कुछ नहीं आता। इन दोनों को रिजाइन कर देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इन दोनों को आराम करना चाहिए। लास्ट फ्राइडे को एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है क्रेजी एक्सी। आप नाम देखिए, जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा नाम रखा जाएगा जो पब्लिक की समझ में ही ना आए तो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताइए, ये कॉन्फिडेंस है बॉलीवुड वालों का भाई साहब। भाई साहब, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उस दिन इस फिल्म ने 75 लाख का बिजनेस किया, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 75 लाख के टिकट प्रोड्यूसर ने खुद ही खरीदे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को कोई भी देखने गया होगा। मुश्किल से इस फिल्म का रियल बिजनेस होगा 5 से 10 लाख रुपए। PVR प्लस आइनॉक्स के बिजनेस के मुताबिक दूसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 1 CR का, और तीसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 75 लाख का। अब ये भी भरोसा नहीं कि PVR ने जो कलेक्शंस दिए हैं ये रियल हैं या झूठे हैं, क्योंकि आजकल PVR भी सुपारी ले रहा
रहा है, पीवीआर भी निर्माताओं की हेल्प कर रहा है, पीवीआर भी निर्माताओं से कह रहा है कि भाई हमें इतने पैसे दे दो और जितने कलेक्शंस आप चाहते हो उतने हम बता देते हैं, बात खत्म। तो मुझे लगता है ये भी वही है, शायद इस फिल्म के निर्माता ने पीवीआर को कुछ पैसे दिए होंगे और उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा इतना बिजनेस हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को कोई भी देखने गया होगा, कोई क्यों देखने जाएगा ऐसी वाहियात फिल्म। तो मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है जो इस फिल्म का रियल वीकेंड बिजनेस है वो शायद 25 लाख का हुआ होगा। लेकिन इस फिल्म के निर्माता ने बताया कि इस फिल्म ने 2.5 CR का बिजनेस किया है। इसके बावजूद भी निर्माता को मिलेगा 1.25 CR, यानी कि पूरे वीक का जो बिजनेस होगा उसमें से मैक्सिमम प्रोड्यूसर को मिलेगा 1.5 CR। और आप यकीन कीजिए इस फिल्म को रिलीज करने के लिए कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का प्रमोशन किया गया होगा। तो जो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च किया गया है वो भी वापसी नहीं आएगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। यह है आज की तारीख में बॉलीवुड का बिजनेस। ये तो आप सभी जानते हैं कि सोनाक्षी ने एक मुस्लिम लड़के ज़हीर से शादी की है। जब इसकी शादी हुई तो इसके भाई शादी में शामिल नहीं हुए थे। इसके भाइयों ने कहा था कि भाई तू एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, हम तो इस शादी में नहीं आएंगे। लेकिन सोनाक्षी के फादर शत्रुजी ने उनका साथ दिया, शत्रुजी शादी में शामिल रहे और शत्रुजी हमेशा ही सोना के साथ खड़े रहे। अब सोनाक्षी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जो उसके भाई हैं वो उससे बहुत ही जलते हैं। सोनाक्षी का कहना यह है कि मैं घर में सबसे छोटी हूं, इसलिए मुझे बहुत प्यार मिलता था और यही वजह है कि मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा जलते थे, मुझे मारा भी करते थे। और यही वजह है कि जब वो बचपन से ही मुझसे नफरत करते हैं तो वो मेरी शादी में भी शामिल नहीं हुए। अब ये इनका घर का मामला है, पर्सनल मामला है, मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा। मिक्का सिंह ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था डेंजरस और इसमें बिपाशा और उसका हस्बैंड थे दोनों। आज की तारीख में मिक्का जितने भी अपने इंटरव्यूज दे रहा है उसमें ये बता रहा है कि बिपाशा ने उसको कितना हैरेस किया, बिपाशा ने उसको कितना तंग किया, बिपाशा ने उसको इतना तंग किया कि अब वो जिंदगी में कभी कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाएगा। मिक्का ने कहा कि जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी उस वक्त मेरा बजट था 4 CR का, लेकिन ये फिल्म बनी तकरीबन 14 to 15 CR में और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बिपाशा थी। बिपाशा ने और उसके हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ज्यादा खर्चा कराया, वो खर्चा कराया जिसकी बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं थी और यही वजह है कि जो बजट था वो डबल से भी ज्यादा हो गया था और इसी की वजह से मुझे उस फिल्म को बनाने में काफी नुकसान हुआ। मिक्का ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि सभी निर्माताओं को इसी तरह बिपाशा हैरेस करती है, यही वजह है कि आज घर पर बैठी हुई है। आज देख लो उस फिल्म को जितने भी साल होंगे उसके बाद दोनों मेरे चहेते घर पे ही बैठे हैं, है ना। उसका रीजन ये है कि अगर आप एक इंसान को दुखी करोगे भगवान भी देखते हैं। ये इन दोनों हस्बैंड वाइफ का कर्मा है कि आज की तारीख में इनके पास कोई काम नहीं है, ये दोनों फ्लॉप है, ये दोनों अपने घर पर बैठे हुए हैं और मैं मिक्का के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। एक्चुअली बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं वो निर्माताओं को इसी तरह परेशान करते हैं। काश मेरे जैसा निर्माता इनको मिल जाए भाई साहब, अगर सीधे सीधे बिल्कुल काम ना करे तो मेरा नाम बदल देना। एक्चुअली जब मैं फिल्म देशद्रोही बना रहा था तो उसमें मनोज तिवारी था। मनोज तिवारी परेशान कर रहा था। एक दिन हमारी शूटिंग थी स्टूडियो कमालिस्तान में, पूरा यूनिट पहुंच गया और उसके बाद मनोज ने कॉल किया और कहा कि भाई मैं तो बीमार हूं, मैं तो आ नहीं सकता। मेरी सटक गई, मैं सीधा मनोज के घर पे गया। मनोज भाई बेचारे बनियान पहनकर बैठे हुए थे। मैंने कहा चल भाई शूटिंग करनी है। बोला भैया मैं बहुत बहुत ज्यादा बीमार हूं। मैंने कहा कितने भी बीमार हो आपको अभी चलना है, शूटिंग करनी है, इसके आगे और इसके पीछे मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं मनोज भैया को उसी बनियान में कमालिस्तान स्टूडियो लेके गया और उससे शूटिंग कराई। तो काश बिपाशा की किसी फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूं तो बिपाशा को पता चल जाए कि शूटिंग कैसे होती है और प्रोड्यूसर कैसे कराता है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म छावा सिनेमाघरों में इस वक्त दिखाई जा रही है और इस फिल्म की जो कहानी है वो आधारित है संभाजी महाराज पर। संभाजी महाराज को जो मराठी हैं वो बहुत ज्यादा मानते हैं। तो नवी मुंबई के एक थिएटर में इस फिल्म का शो चल रहा था, वहां 5 दोस्त भी इस फिल्म को देख रहे थे। जब क्लाइमैक्स आया तो वो दोस्त बहुत जोर जोर से हंसने लगे, उनको हंसी आने लगी क्लाइमैक्स का सीन देख करके। और उसी शो में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को भाई मानते हैं। तो उन गुंडा टाइप लोगों ने इन 5 दोस्तों को पकड़ा और इनसे उठक बैठक कराई, इनसे नारे लगवाए, इनके साथ मारपीट तक की गई। इसको आप क्या कहोगे? ये गुंडागर्दी नहीं है? अरे भाई कोई आदमी एक फिल्म को देखने आया है,
उसने अपने मेहनत के पैसे से टिकट खरीदा है, उसकी मर्जी है कि वो उस फिल्म को देखते हुए हंसे या रोए। कोई भी किसी आदमी को फोर्स कैसे कर सकता है कि नहीं तू ये सीन देखते हुए रोना, तू ये सीन देखते हुए हंसना नहीं। अगर कोई भी ऐसी गुंडागर्दी करता है, किसी को जबरदस्ती फोर्स करता है हंसने या रोने के लिए, तो ये बिल्कुल ही इल्लीगल है, ये एक क्राइम है। मेरे ख्याल में फौरन ही पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र में पुलिस एक्शन ले ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी गुंडागर्दी है। एक आदमी अपनी मर्जी से एक फिल्म पे रिएक्शन भी नहीं दे सकता, वो एक फिल्म को देखते हुए हंस भी नहीं सकता। ये भी गुंडे तय करेंगे कि वो आदमी उस फिल्म को देखते हुए हंसेगा या रोएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस तरह की घटिया हरकत नहीं किसी ने भी करनी चाहिए, और अगर किसी ने की है तो पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आज का वक्त एआई का जमाना है और एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है। किसी का भी वीडियो किसी के भी चेहरे के साथ बनाया जा सकता है। यही वजह है कि आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा के सभी फोटो इंस्टा से रिलीज कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। शायद आलिया को यह डर लगा होगा कि उनकी बेटी का फोटो या वीडियो उनके इंस्टा से लेकर कोई भी एआई से कुछ वीडियो बना सकता है या फोटो बना सकता है। तो मेरे ख्याल में जो आलिया ने किया वो बिल्कुल अच्छा किया। सभी माँ बाप को अपने बच्चों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए, और अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी मिसयूज कर सकता है तो किसी को भी अपने बच्चों का सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डालना चाहिए। आज की तारीख में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला हो रहा है। इंडिया में भी एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी थी जिसने पूरे इंडिया में बहुत बड़ा घोटाला कर लिया है। इस कंपनी को चलाने वाले लोगों के 50 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए हैं और अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल भी इस ऐप से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए थे। तो जो धोखाधड़ी का एफआईआर हुआ है उसमें इन दोनों का भी नाम है, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों को कुछ नहीं होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से कंगना दीदी बॉलीवुड वालों को भर भर कर गालियां देती आ रही है, सबके कपड़े उतार रही है, जिसको देखो उसकी मां बहन कर रही है। लेकिन क्योंकि कंगना की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हो गई हैं, तो अब कंगना की समझ में ये आ रहा है कि अगर वो बॉलीवुड वालों के साथ दुश्मनी रखेगी तो उसकी फिल्म नहीं चलेगी, उसका कैरियर खत्म हो गया है। तो अब अचानक कंगना दीदी की समझ में आया है कि उसको बॉलीवुड वालों से दोस्ती करनी है। कंगना दीदी ने हिमाचल में कोई कैफे खोला है, उस कैफे की ओपनिंग करने के लिए उसने दीपिका को बुलाया था, लेकिन दीपिका ने कंगना को रिप्लाई ही नहीं किया। एक्चुअली हकीकत यह है कि कंगना इस बहाने दीपिका से दोस्ती करना चाह रही थी, जो हो नहीं पाई। कुछ सालों पहले कंगना ने जावेद अख्तर साहब पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, उनको बहुत बुरा भला कहा था, उनको बहुत गालियां दी थी। यही वजह है कि जावेद साहब ने कंगना पर डिफेमेशन केस कर दिया था। अब कंगना ने जावेद साहब के साथ एक फोटो पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि इन दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है। जब मीडिया ने जावेद साहब से पूछा कि सर ये कैसे हुआ, तो जावेद साहब ने कहा कि कंगना मेरे पास आई थी, उसने कहा कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं माफी चाहती हूं आपसे, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत छोटी हूं और ये केस वापसी ले लीजिए। और कंगना के माफी मांगने के बाद, सॉरी बोलने के बाद जावेद साहब ने ये केस वापसी ले लिया है। कहने का मतलब यह है कि कंगना पूरी कोशिश कर रही है कि बॉलीवुड में सबसे दोस्ती कर ले, लेकिन क्या ये दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए कंगना ऋतिक से भी सॉरी बोलेगी, रणबीर कपूर से भी सॉरी बोलेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा इसने इन दोनों को ही गालियां दी है, भर भर कर इनको गालियां दी है। इनको पता नहीं क्या क्या कहा है, माल के शौकीन, लड़कियों के शौकीन, ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कंगना दीदी इनको भी सॉरी बोलेगी, इनसे भी माफी मांगेगी या नहीं, लेकिन ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कंगना दीदी इनसे माफी मांगेगी, इनको सॉरी बोलेगी, इसके बावजूद भी ये दोनों माफ नहीं करने वाले। हकीकत ये है कि अब कंगना के पास कोई चारा नहीं बचा, कंगना का कैरियर खत्म हो गया है। कंगना कितनी भी कोशिश कर ले, बॉलीवुड का कोई भी बड़ा एक्टर उसके साथ फिल्म नहीं करने वाला है। भैंसा अर्जुन कपूर की एक फिल्म गए फ्राइडे को रिलीज हुई थी जिसका नाम था मेरे हस्बैंड की बीवी। इस फिल्म में एक्ट्रेस रकुलप्रीत भी है,
रकुल प्रीत ने एक ट्वीट किया कि हमारी फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, बहुत ही कमाल का बिजनेस है, हमारी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। और जैसे ही रकुल ने ये ट्वीट किया वैसे ही पब्लिक ने रकुल को दौड़ाना शुरू कर दिया, रकुल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पब्लिक ने पूछा कि 6 करोड़ रुपए के साथ ही आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। पब्लिक ने यह भी पूछा कि आपको शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए कि आपकी फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और आपकी फिल्म हिट हो गई है। पब्लिक ने और भी ना जाने क्या क्या बुरा भला कहा, वो मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि अगर कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। कसम रावण की, आधार जैन ने रावण जैसी ही हरकत की है। अब आप पूछेंगे कि आधार जैन कौन है? ये तारा सुतारिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था कभी, पब्लिक इसी वजह से इसको जानती है। तारा इसको और अपनी एक दोस्त को लेकर गई थी यूरोप छुट्टियां मनाने के लिए। उन्हीं छुट्टियों के दौरान जो तारा की दोस्त थी उसकी दोस्ती इससे हो गई, तो इस भाई ने तारा से ब्रेकअप कर लिया और तारा की उसी दोस्त से शादी कर ली। लेकिन शादी के दिन आधार जैन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बहुत ही घटिया था, बहुत ही खराब था, बहुत ही गलत था। आधार ने कहा कि मैं पिछले 4 साल से तारा को डेट कर रहा था क्योंकि वो मेरी टाइम पास थी। आधार ने यह भी कहा कि उससे पहले भी जितनी लड़कियों को मैंने डेट किया था वो सब मेरी टाइम पास थी, क्योंकि असली प्यार मुझे इसी लड़की से हुआ जिससे मैंने शादी की। इसका मतलब यह हुआ कि आधार अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स को टाइम पास बता रहा है। आधार यह कह रहा है कि ये उनके साथ खेल रहा था, उनको धोखा दे रहा था और उनको बेवकूफ बना रहा था। तारा की मदर को यह बयान सुनकर बहुत गुस्सा आया और तारा की मदर ने इस लड़के से कहा कि तू यही बात अपनी मां से भी कहना, तू यही बात अपनी बहन से भी कहना। अब इस तरह की गलत बात करके इस लड़के ने गलती की है या नहीं की है ये तो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। पिछले 4 साल से एक फिल्म बन रही है मेट्रो इन दिनों। यह फिल्म सीक्वल है मेट्रो का। मेट्रो एक अच्छी फिल्म थी, हिट फिल्म थी। जब 4 साल पहले इस फिल्म की शूटिंग चालू हुई थी तो उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि 6 महीने में यह फिल्म खत्म हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन पिछले 4 साल से यह फिल्म बनती आ रही है, बनती आ रही है, बनती आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट नहीं लिखता, उसके दिमाग में जो फिल्म होती है वही शूट करता है। तो जाहिर सी बात है शूट करता है, फिर देखता है कि तो मैंने गलत शूट कर दिया, फिर दोबारा शूट करता है, फिर देखता है कि गलत हो गया, फिर दोबारा शूट करता है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 4 साल से ये भाई रीशूट करता आ रहा है। इस फिल्म की 250 दिन की शूटिंग हो चुकी है। कितनी? 250 डेज। 250 डेज की शूटिंग का मतलब आप समझते हो, यानी कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए तो खाली शूटिंग पर खर्च हो चुका है। जो एक्टरों की फीस वो अलग, जो डायरेक्टर की फीस अलग, जो बाकी का खर्चा वो अलग। समझ रहे हो? यानी कि अनुराग बासु ने भूषण कुमार को नचाया हुआ है। अनुराग बासु ने इस फिल्म का बजट तकरीबन 200 करोड़ रुपए कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि इसी साल के आखिर में कभी यह फिल्म रिलीज जरूर होगी, यानी कि 25 करोड़ रुपए का इस फिल्म का प्रमोशन भी होगा, तो टोटल बजट होगा 225 CR। अब अगर यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो हिट मानी जाएगी, उससे कम का करती है तो फ्लॉप मानी जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, क्योंकि पता है इसका हीरो कौन है भाई साहब? महाफ्लॉप, महाफ्लॉप, महाफ्लॉप आदित्य रॉय कपूर। वो आदित्य रॉय कपूर जिसका कुक भी उसकी फिल्म नहीं देखता, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 का डायरेक्टर भी यही है, उसका प्रोड्यूसर भी भूषण कुमार ही है। तो ये आदमी अगर टाइम पर इस फिल्म को शूट कर देगा, रिलीज कर देगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी। मेरा ऐसा मानना है कि यह आदमी इस फिल्म की भी कम से कम 200 दिन तो शूट जरूर करेगा। 200 दिन के पहले तो कंप्लीट नहीं करेगा। दुनिया में एक बहुत ही फेमस देश है जिसका नाम है इराक। वहां एक कब्रिस्तान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हालांकि इस न्यूज का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इस न्यूज के बारे में जानना चाहिए।
ये जरा देखिए आप, ये दूर से देखने में आपको ऐसी लगेगी जैसे कि कोई सिटी हो, लेकिन ये सिटी नहीं है, यहाँ सब कब्र हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर के इस कब्रिस्तान में 10 मिलियन लोग दफन हैं, यानी कि इस कब्रिस्तान में 1 करोड़ लोगों की कब्र है और ये कब्रिस्तान बढ़ता ही जा रहा है। आगे आने वाले कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ 2 करोड़ लोग दफन हो चुके हैं। यह है इराक की सिटी नजफ। अगर आप इराक जाएं तो इस जगह जरूर जाएं, इसको देखकर जरूर आएं। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वाले मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते भी हैं। बॉलीवुड वाले ये भी कहते हैं कि भाई मैं तो क्रिटिक हूं ही नहीं, भाई मुझे तो कोई क्रिटिक मानता ही नहीं है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब मैं क्रिटिक हूं ही नहीं तो ये मुझसे जलते क्यों हैं, मेरे ऊपर डिफेमेशन केस क्यों करते हैं, मेरा रिव्यू देखने के बाद इनकी सुलग क्यों जाती है। लेकिन अब इन बॉलीवुड के जल कुकड़ों के लिए एक बहुत ही कमाल का रिप्लाई आया है मेरे पास। दुनिया में आज की तारीख में बहुत सारे AI ऐप आ चुके हैं। आप किसी भी AI ऐप पर जाइए और उससे कहिए कि इस फिल्म का रिव्यू मुझे KR के स्टाइल में दीजिए, वो AI ऐप आपको मेरे स्टाइल में रिव्यू देगा। इसका यह सबूत है कि KR के क्रिटिक को सिर्फ बॉलीवुड वाले नहीं जानते भाई साहब, पूरी दुनिया जानती है। इवन हर एक AI ऐप भी जानता है। किसी और लुखे क्रिटिक के बारे में जरा AI ऐप को बोलो कि उसके स्टाइल में रिव्यू दे, देखना देता है क्या? नहीं देगा। लेकिन KRK के स्टाइल में कोई भी AI ऐप रिव्यू देगा। तो इन बॉलीवुड वालों की तो क्या ही औकात है जब दुनिया का हर AI ऐप इस बात को मानता है कि KRK दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिक है। क्यों दोस्तों, है ना? कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसने खुद को खत्म कर लिया था, जिसको किसी ने नहीं मारा था। भूमि ने एक कमाल की न्यूज बताई है भाई साहब, बहुत अच्छी डिमांड की है इस लड़की ने। आपको याद ही होगा कि सलमान और इस भूमिका चावला की एक फिल्म आई थी तेरे नाम, उस वक्त में वो फिल्म हिट रही थी। प्लीज ब्रिंग तेरे नाम 2 बैक, फिर से आप तेरे नाम 2 कीजिए, राधे और निर्जरा को साथ लाइए। सो आई थिंक उन लोग को बहुत ही, वो ऑडियंस को बहुत एक्साइटमेंट है दैट वी शुड डू तेरे नाम 2। अब भूमि उस फिल्म के निर्माताओं से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप नाम 2 बनाइए, हम दोनों के साथ अब नाम 2 बनाइए, ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताइए, इस लड़की की शादी हो चुकी, ये बच्चों की अम्मा है और भाई साहब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बुढ़ापे में इसको ये यकीन है कि नाम 2 बनेगी और ये मेन हीरोइन उस फिल्म की बनेगी। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि जो लड़की जिंदगी में एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक यही चाहती है कि वो हीरोइन बनी रहे। इस लड़की के आप जरा सपने देखिए, बुढ़ापे में, अरे मैडम आप अम्मा हो, आप बूढ़ी औरत हो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ ऐसी बातें करने से पहले। कसम रावण की, आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने वाला हूं भाई साहब जो शायद एक अजूबा है इस पूरी दुनिया में। ये लड़की है बांग्लादेश से, इसका नाम है येशा सागर। ये बांग्लादेश के किसी चैनल के लिए रिपोर्टिंग करती है जो क्रिकेट मैच दिखाता है। यही वजह है कि ये तकरीबन हर क्रिकेट मैच में होती है, लेकिन जितने वक्त भी आप इसको कहीं क्रिकेट मैच में देखेंगे, इसको किसी ना किसी लड़के को घूरते हुए ही आप पाएंगे भाई साहब। ये लड़की लड़कों की इतनी शौकीन है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई इतनी शौकीन लड़की नहीं देखी। मैंने आज तक इस लड़की को कभी भी कहीं भी किसी भी मैच में एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं देखा कि ये किसी को घूर ना रही हो। ये किसी ना किसी क्रिकेटर को देखती रहती है, घूरती रहती है, या कोई हैंडसम सा लड़का होता है उसको घूरती रहती है, उसको देखती रहती है। मतलब ये वो लड़की है जो अपने दोनों हाथों में रसगुल्ले, जलेबी, कलाकंद, बर्फी सब कुछ लेके घूमती है, बोला कोई खा लो। गंदा दिमाग, गंदी सोच। मिठाई की बात कर रहा हूं, इसको मिठाई खिलाने का शौक है, बात को समझो। कसम रावण की, बॉलीवुड में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता बुढ़ापे में आकर पूरी तरह सठिया गई है। रोजाना ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि जिसके सर है ना पैर है। इस औरत को बुढ़ापे में पब्लिसिटी चाहिए। देखिए, इस औरत को बुढ़ापे में एक्ट्रेस बनना है, इस औरत को बुढ़ापे में फेमस होना है, अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। अरे मैडम जी,
कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। इस औरत ने कुछ दिनों पहले खुद ही कहा था कि गोविंदा अलग रहता है और ये अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। जाहिर सी बात है, इस न्यूज को लेकर लोगों में बहुत हंगामा हुआ, बहुत बातें हुई। तो जब एक पत्रकार ने इससे पूछा कि भाई गोविंदा आपसे अलग क्यों रहता है, रीजन तो बताइए, तो इस मैडम ने कहा कि देखो, जब हम घर में रहते हैं ना तो हम चड्डी पहनकर घूमते हैं, और क्योंकि गोविंदा की बेटी जवान है तो उसको चड्डी में देखना अच्छा नहीं लगता, यही वजह है कि वो अलग रहता है, हम अलग रहते हैं। लेकिन मैडम जी, आपका बेटा भी तो जवान है, तो आप अपने बेटे को चड्डी में घूमते हुए देख लेती हो? आपका बेटा आपको चड्डी में घूमते हुए देख लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, गोविंदा तो बेचारा शरीफ आदमी है कि वो अपनी बेटी को चड्डी में घूमते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन आपको कुछ शर्म वरम है कि नहीं है? अरे कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। तुम लोग सारे बॉलीवुड वाले अनपढ़ गंवार ही क्यों हो? कुछ भी बातें करते हो, कुछ तो सोचा करो, कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।